नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी के पलटने का कोई जवाब नहीं है। कैसे कैसे झूठ बोलती है गुजरात लॉबी की, आप भी शर्मा जाएंगे। पहले कहा कि हमारे पास पर्याप्त राशन है, सिलेंडर है, गैस पेट्रोल है, डीजल है, और अब गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। सिलेंडर कम पड़ रहे हैं, कई जगह रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, सरकार गायब है। एपस्टीन फाइल के बाद आके हरदी पूरी डर गए। अभय द्विवेदी से मैंने इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है और मैंने पूछा है कि आखिर वजह क्या है कि नेतन्याहू गायब हैं, क्या वो जीवित है या नहीं है। शानदार बातचीत है, जरूर सुनिएगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी आपका। मैं बिल्कुल ये नहीं समझ पा रहा कि सरकार इतना झूठ क्यों बोलती है। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परेशानी हो, लेकिन सरकार का एक के बाद एक झूठ सामने आता रहता है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि युद्ध, उसमें लिखा है कांग्रेस ने गैस की किल्लत बनाम मोदी जी की एपस्टीन गैंग की जुमलेबाजी। ये कांग्रेस छोड़ नहीं रही है एपस्टीन को। लिख रहे हैं आज ना चाहते हुए भी 5 साल पहले कोरोना महामारी में मोदी सरकार का कुप्रबंधन और रूह कपाने वाली तस्वीरें याद आ रही हैं। युद्ध वेस्ट एशिया में चल रहा है और उसका सबसे खामियाजा हमें हिंदुस्तान में भोगना पड़ रहा है। जो सरकार कह रही थी हमारी तैयारी पूरी है, और सरकार ने अब देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है। अभी 10 दिन पहले तो सरकार ढिंढोरा पीट रही थी हमारे पास पर्याप्त तेल गैस का स्टॉक है, अगर ऐसा है तो ये नियम लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। सरकार कुछ भी दावे कर ले, लेकिन देश के तमाम क्षेत्रों में गैस और तेल की किल्लत दिख रही है। मुंबई के तमाम होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं क्योंकि कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर मिला नहीं है। बेंगलोर होटल एसोसिएशन ने क्या है कि कॉमर्शियल गैस की सप्लाई रुकने से कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। चेन्नई, हैदराबाद के कई रेस्टोरेंट मालिकों ने कहा है गैस सप्लाई बंद जल्दी बहाल नहीं हुई तो काम करना बंद करना पड़ सकता है। पुणे में एलपीजी की कमी से गैस शब्दागृह बंद हो गया। गुजरात में कई लोग बेरोजगार हो गए। महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में पेट्रोल डीजल की लंबी लंबी कतारें हैं। तेल कंपनियों ने राशनिंग शुरू कर दी है। जो सरकार कहती थी बार बार निपट लेंगे संकट, कोई प्लान नहीं दिख रहा। संकट की घड़ी में एपस्टीन के यार हरदीप पुरी के बिल में छुप गए हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इस तरह की लंबी लंबी बातें इन्होंने लिखी हैं। बात तो सही है। मैं देख रहा हूँ लखनऊ से दिल्ली तक, दिल्ली से मुंबई तक जो गैस एजेंसियां हैं उनके बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। किल्लत है, लोग दो तीन तीन सिलेंडर लेके घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई इमरजेंसी लागू हो गई है पूरे देश में। आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया गया है। कई स्थानों पर छापे डाले कि गैस की कालाबाजारी तो नहीं हो रही। हमें लेना एक ना देना दो। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना लड़ रहे हैं ईरान और इजराइल, और बैंड बज रही है भारत की। सरकार कह रही थी कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब तो मामला गड़बड़ा गया है। सरकार को झूठ बोलने के अलावा कुछ काम क्यों नहीं आता भाई जी, मैं समझ नहीं पाता। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला मामला नहीं है। मैं आपसे माफी चाहूंगा आपकी बात का खंडन करने के लिए, क्योंकि शादी बेगानी नहीं है। इस शादी में एक भूमिका नरेंद्र मोदी ने भी निभाई है, इसको हमें नहीं भूल जाना चाहिए। ना अमेरिका में और ना इजराइल में मोदी के अलावा कोई और दूसरा व्यक्ति नेतन्याहू या ट्रंप के नजदीक नहीं था। युद्ध के थोड़े समय पहले ही नरेंद्र मोदी नेतन्याहू से इजराइल में गले मिल रहे थे और इजराइल की संसद में खड़े होकर हम इजराइल के साथ हैं का नारा लगा रहे थे, बावजूद इसके कि इजराइल के विपक्ष ने उनका बायकॉट कर दिया था उनके भाषण का। तो ये बेगानी शादी नहीं है। ये जो सारी दुनिया में हो रहा है उसमें नरेंद्र मोदी की भी एक भूमिका है। बहस हम लोगों के लिए, नरेंद्र मोदी तो जानते ही हैं उनकी भूमिका क्या है, बीजेपी वाले भी जानते होंगे, लेकिन हम लोगों को नहीं पता है ठीक ठीक, कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है जो हम कह सकें कि उनकी भूमिका क्या है। लेकिन हमारा शक है और हमें पूरा यकीन है कि ये शक जो है वो निराधार नहीं है। नरेंद्र मोदी की एक भूमिका है और नरेंद्र मोदी इतिहास उनसे उनकी इस भूमिका का खामियाजा वसूलेगा निश्चित रूप से, वो बच नहीं सकते। और डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है और बेंजामिन नेतन्याहू को पता है। कितने दिनों से लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं देखा? आपने देखा? अमेरिका तो इतनी दूर है, अमेरिका तो बहुत दूर है, वहां ईरान की कोई मिसाइल नहीं जा सकती। अमेरिका, ऐसी कोई मिसाइल नहीं बनी जो कि ईरान से दागी जाए और वो सीधी अमेरिका में जो है अमेरिका के ऊपर गिरे जाकर, तो वो तो नहीं हो सकता। लेकिन इजराइल में तो ईरान की मिसाइलें जाती हैं, गिरती हैं जाकर। वो तो इजराइल का जो
एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी मजबूत है, इसलिए ज्यादा मिसाइलें निशाने पे से भटक जाती हैं या कुछ मिसाइलें अंदर गिरती हैं तो शायद उनसे अभी इतना नुकसान नहीं हुआ है जितना ईरान को उनसे उम्मीद थी। लेकिन नेतन्याहू की तो डर के मारे फूंक सरकी हुई है, वो तो एक बंकर में छुपे हुए हैं और जिंदा तो काफी है, अरसे से। जिंदा हाँ, तो है। और हमारे जोशी कह रहे थे उनकी जान को खतरा है, जिंदा तो है। जान को खतरा तो है ही, ईरान की मिसाइल कभी भी उनको उनके ऊपर हमला कर सकती है और वो बिल्कुल फौत हो सकते हैं। अब देखिए, अमेरिका यहाँ ईरान से 11,600 किलोमीटर दूर है और जो इजराइल 2,350 किलोमीटर दूर है, तो इजराइल पर उनकी मिसाइलें गिर सकती हैं। अगर अमेरिका पे गिर सकती होती तो अभी आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब भी किसी बंकर में छिपे होते। तो लोगों की दूसरे, इसमें सबसे बड़ा जो घटना में एक तब्दीली आई है, वो तब्दीली ये आई है कि पहली बार 28 तारीख को जो शुरू किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, 28 तारीख के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस तरह से कहते हुए नजर आए हैं जैसे कि वो युद्ध का अंत करने का बहाना तलाश रहे हैं। जैसे उन्होंने ये गिनाना शुरू कर दिया है कि हमने अपने कौन कौन से लक्ष्यों को वेध लिया। कभी वो कहते हैं, अब कह रहे हैं कि वो हमने उनके सारे मिसाइल बनाने के ठिकाने तबाह कर दिए हैं, हमने उनके सारा नेतृत्व मार दिया है, वगैरह वगैरह। वो अपनी सफलताएं गिनाने लगे हैं। और ऐसा तब होता है जबकि आदमी किसी तरीके से युद्ध खत्म करने का, लड़ाई खत्म करने का बहाना तलाश रहा हो। जो उनका असली मकसद था, जो उन्होंने शुरू में घोषित किया था, वो मकसद ये था कि वो ईरान में रिजीम चेंज चाहते थे। यानी ईरान की हुकूमत है, ईरान की हुकूमत कौन करेगा, इसमें तब्दीली वो चाहते थे। उन्होंने अभी तक ये मकसद नहीं उन्होंने ऐलान किया कि हमने अपना ये मकसद भी पूरा कर लिया है। जाहिर है ये मकसद वो पूरा कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये मकसद पूरा नहीं कर सकते। और अब उनके सलाहकारों ने उनको बता दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को, कि अगर आपने युद्ध इसी तरह जारी रखा तो न केवल अमेरिका को नुकसान होगा, अमेरिकी जनता जो अभी तक मोटे तौर पर आपसे नाराज नहीं है, इस युद्ध के कारण आपसे नाराज होनी शुरू हो जाएगी और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध की शुरुआत इसलिए की थी ताकि वो उनके खिलाफ जो दो बड़ी घटनाएं हुई थी, उन बड़ी घटनाओं से लोगों का ध्यान भटका सकें और नवंबर में होने वाला जो मध्यावधि चुनाव है उसे जीतने की भूमिका बना सकें। वो दो घटनाएं ये थी, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया था, इससे उनके टैरिफ को जिस तरह उन्होंने वेपनाइज्ड किया था, वो सारी चीज गड़बड़ा गई थी। और दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइलों में उनका नाम फंसे होने से उनकी बड़ी बदनामी हो रही थी। तो वो ये अमेरिका अपने मतदाता मंडल को ये दिखाना चाहते थे कि वो सबसे बड़े शहंशाह हैं और वो सारी दुनिया में जब चाहते हैं कहीं भी कहर बरपा सकते हैं, जिस देश को चाहे वो अपने सामने झुका सकते हैं। भाई अभी तो 12 दिन का युद्ध वो ईरान पे 12 दिन तक ईरान पे हमला कर ही चुके थे। कुछ दिन पहले जब उन्होंने ईरान के एटमी ठिकानों के ऊपर बड़े बड़े हमले किए थे, बम्बार्डमेंट किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि हमने ईरान के एटमी ठिकाने पूरी तरीके से नष्ट कर दिए। जब आपने ईरान के एटमी ठिकाने पूरी तरीके से नष्ट कर दिए तो आप ये क्यों कहने लगे कि हम ईरान को एटमी क्षमता नहीं हासिल करने देंगे? अरे भाई आपने तो नष्ट कर दिए थे। ईरान तब भी कह रहा था बार बार कि नष्ट नहीं किए हैं, लेकिन ये बार बार व्हाइट हाउस से कहे जा रहे थे, हमने कितने इनके बयान सुने कि हमने नष्ट कर दिए, हम पूरी तरह कामयाब हैं, अब ईरान की क्षमता बिल्कुल समाप्त हो गई है, ये सब बोल रहे थे। अब अचानक कहने लगे कि नहीं, ईरान को हम क्षमता नहीं हासिल करने देंगे, इसलिए हम हमले कर रहे हैं। तो एक तरफ ये कहते थे कि हमने नष्ट कर दिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि क्षमता हम हासिल नहीं करने देंगे इसलिए हमले कर रहे हैं, तीसरी तरफ भी कहते हैं कि हम ईरान में नेतृत्व परिवर्तन करना चाहते हैं, चौथी तरफ ये कह रहे हैं कि हम उनकी पूरी नेतृत्व को जान से मार दिया है हमने अभी तक। तो ये सब जो रोज उनका कोई ना कोई मंत्री, कभी रक्षा मंत्री बयान देता है, आज हम आज तक का सबसे भयानक हमला करेंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे। मेरा मानना यह है कि ईरान ने इतना तनाव दे दिया है नरेंद्र मोदी को, डोनाल्ड ट्रंप को इतना तनाव दे दिया है उनको कि डोनाल्ड ट्रंप की समझ में आ गया है, उनके सलाहकारों ने बता दिया है कि अब आप एक पतली गली ढूंढिए ताकि आप युद्ध से निकल पाए। और वो देख चुके हैं कि इजराइल की मदद करने के चक्कर में वो युद्ध को लड़ते हुए नहीं रह सकते और उनको जिस फायदे की उन्हें उम्मीद थी वो फायदा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है।
इसलिए इस युद्ध की सबसे बड़ी खबर मेरे ख्याल से यही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, उसकी योजना बना रहे हैं। इसलिए अपनी तरफ से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी शैली है, जैसे कि वो अपनी तरफ से कहना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसा चाहता है, वो कहे ना कहे, दूसरा पक्ष कहे ना कहे, लेकिन वो अपनी तरफ से ये कहना शुरू कर देते। भारत हमसे बात करना चाहता है, भारत हमसे ट्रेड डील करना चाहता है। भारत के साथ भी उनका यही रवैया है, इसे ही उनका हथकंडा है। इसी तरीके से उनका ईरान के साथ भी यही हथकंडा है, सबके साथ उनका यही हथकंडा होता है। और अब दुनिया धीरे धीरे उनके हथकंडों को समझती जा रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दुनिया उनकी इन तिकड़मों से आश्चर्यचकित होती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की रीडिंग जो हम लोग कर रहे हैं ये सही है, अगर हम लोग उन्हें ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो मुझे लगता है कि हफ्ते से लेके 10 दिन के भीतर भीतर ये युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन उस वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिष्ठा का बहुत ज्यादा क्षय हो चुकेगा, प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा घट चुकेगी। और ईरान इस युद्ध में राख से इस तरीके से फीनिक्स पक्षी दोबारा निकलता है जल जाने के बाद में, उस तरीके से ईरान अपनी प्रतिष्ठा, चमचमाती हुई प्रतिष्ठा के साथ निकलेगा। फिर ईरान की जनता जिसे तय करेगी कुछ दिनों बाद, वो ईरान के ऊपर शासन करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान पे जो अभी शासन है वो ईरान के लिए एक आदर्श शासन है, क्योंकि ईरान की जनता कई बार उस शासन के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन कर चुकी है। अभी अमेरिका के हमले से पहले एक बड़ी बगावत इस शासन के खिलाफ हुई थी, जिसको बड़ी बेदर्दी से अयातुल्लाहों ने दबाया था। माना जाता है कि 3,000 से लेकर 30,000 तक लोग कहीं बीच में मार दिए गए जान से उस बगावत को दबाने के लिए। तो ईरान में भी इस सरकार के खिलाफ नाराजगी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, वहां से पैदल चलते हुए आराम से चहलकदमी करते हुए और शासन बदल दें। ऐसा वो लोग नहीं चाहते। नेतन्याहू आए और यहाँ का शासन बदल दें और अपनी कोई कठपुतली सरकार, इसलिए वो अभी जो अयातुल्लाहों का शासन है, इस शासन को बने रहना देना चाहते हैं। लेकिन जब ट्रंप पराजित होकर चले जाएंगे, उसके बाद ईरान की जनता और ईरान के मौजूदा हुक्मरानों के बीच एक बार हिसाब ठीक से साफ होगा। अच्छा, अगर ये अमेरिका इस तरह डर रहा है, ट्रंप साहब पतली गली ढूंढ रहे हैं, तो फिर इजराइल का क्या होगा? इजराइल को तो फंसा के निकल लेंगे भाई साहब। इजराइल क्या करेगा? नहीं, फंसा क्या इजराइल ट्रंप को फंसाने में इजराइल की भी भूमिका है। नेतन्याहू को तो अगले चुनाव में बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। और नेतन्याहू को वैसे भी जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है, उसने नेतन्याहू को युद्ध अपराधी घोषित कर रखा है। उनका वारंट निकला हुआ है नेतन्याहू का। ये तो इजराइल में कहा जाता है, और दूसरी के कहते हैं कि जिस दिन नेतन्याहू सत्ता में नहीं रहेंगे, उस दिन शायद उनके इतने ज्यादा अपराध हैं उनको 10-12 बार फांसी देनी पड़ेगी, तब कहीं ज्यादा अपराधों की सजा पूरी होगी। ऐसे आदमी से हमारे प्राइम मिनिस्टर मिलने चलेगा और बेचारों से धोखा दे दिया, तुरंत उसके बाद युद्ध कर दिया। भाई, तो प्रधानमंत्री की नेतन्याहू से दोस्ती है, प्रधानमंत्री की डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती है। प्रधानमंत्री की दोस्ती इस किस्म के लोगों से है जो सारी दुनिया के लिए आफत बने हुए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बेगानी शादी नहीं है, ये इनकी अपनी शादी है जो हो रहा है। अच्छा, वाकई में क्या एप्स्टीन फाइलों का जिन होगा ट्रंप के सिर पे? क्योंकि इतनी छोटी छोटी बच्चियों के संग अब तो लगातार उसके फाइलों से पन्ने निकल रहे हैं। वहां से जो सूचनाएं आ रही हैं, उन सूचनाओं में तो ऐसी ऐसी बातें हैं जिनको कहने से भी दिल दहलता है। हम लोग कैसी कैसी बातें देख चुके हैं। हम लोगों ने कोविड में लाशों के अंबार देखे हैं, वो सब हम लोगों ने बहुत बुरा समय देखा है पिछले 2020 के बाद से लगातार बहुत बुरा समय हम लोगों ने देखा है। लेकिन एप्स्टीन फाइलों में से जो नज़ारा निकलता है, उसकी कल्पना तो उन बातों को भी, जो बुरा समय देखा है, उनको भी उतना बुरा नहीं रहने देती। यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि ये लोग नरभक्षी भी थे, ये लोग बच्चों का मांस भी खाते थे। हॉलीवुड के फिल्म स्टार, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े नेता, ये सब आते थे। इन लोगों का मानना था कि बच्चों का मांस खाने से युवावस्था बहुत दिन तक कायम रह सकती है, या उसमें कुछ खास तरह का पोषक तत्व होता है। इस प्रकार ये भी सब खाते थे। कैनिबालिज्म इसको कहते हैं, नरभक्षीपन जो है ना, नरभक्षीपन बाकायदा वहां पे बच्चों का मांस सर्व किया जाता था, परोसा जाता था। अब ये सब बातें हैं, इन्हीं सब बातों को छिपाने के लिए एप्स्टीन की पूरी फाइलें और उसके कागजात पूरी तरह निकलने नहीं दिए जा रहे हैं। जो निकल रहा है पता नहीं वो पूरा है कि नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें छिपाई जा रही हैं। ये सब हो रहा है।
अच्छा, वो जब से ये बवाल हुआ हरदीप पुरी तो एकदम गायब से हो गए हैं। कहाँ तो बड़े शान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे बीजेपी के दफ्तर में, वो कहाँ एकदम गायब हो गए वो। भाई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हरदीप पुरी ने ये ऐलान किया कि हमारे पास वो गैस का पूरा इंतजाम है, तेल का पूरा इंतजाम है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन बाद में तो गैस की सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ा दी गई है, तब से हरदीप पुरी साहब गायब है। अब सब कुछ सूत्रों के हवाले से हो रहा है। अब सरकार जो है सूत्र में बदल गई है। सरकार सूत्र चला रहे हैं। सरकार सूत्र में बदल गई है, या सूत्र सरकार चला रहे हैं। क्या लग रहा है ये पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, और उससे पहले ये जो एलपीजी के सिलेंडर के मारा मैं तो मारी सूत्रों के हवाले से कह सकता हूँ। आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो सूत्रों के हवाले से कहूंगा। सूत्रों कहना यह है कि जब तक सिलेंडर के दाम $130 से प्रति बैरल से ऊपर न चले जाएं तब तक दाम नहीं बढ़ेंगे। हाँ, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जितनी तेजी के साथ में तेल का दाम उछल रहा है, 130 का बैरियर, 130 की सीमा तो बहुत जल्दी पार कर जाएगा वो। और अगर ये बढ़ेंगे तो फिर देश में हाहाकार नहीं मचेगा कि महंगाई तो वैसे भी चरम पर है। हाहाकार मचना तो अभी शुरू हो गया है। हाहाकार मचना तो शुरू हो गया है, और लोग ये समझ रहे हैं कि युद्ध खत्म हो गया तो समस्या हल हो जाएगी। ये बात ऐसी है नहीं। मान ली युद्ध अभी 10-15 दिन में खत्म हो गया, एक दिन में तो खत्म होने वाला नहीं है, तो सही बात है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे में खत्म हो जाएगा या 12 घंटे में खत्म हो जाएगा। अभी 10 से 15 दिन लगेंगे। मैं तो 20 मार्च मान के चल रहा था। 20 मार्च में आप 5 दिन और जोड़ के चलिए, 25 मार्च तक लगिए। 20-25 मार्च तक युद्ध चलेगा। उसके बाद जब युद्ध खत्म होगा, उसके बावजूद भी पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई सामान्य होते होते 15 दिन और लग जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि 15 अप्रैल तक सारी पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई सामान्य होगी। उस वक्त तक भारत ने जो भी महीने भर का तेल जमा कर रखा है वो सारा तेल चुक जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पर तेल के दाम बढ़ जाएंगे, तेल की किल्लत बढ़ जाएगी, गैस की किल्लत बढ़ जाएगी। और चूंकि इन्होंने गैस, जो खाना पकाने वाली गैस है, उसका जो व्यापारिक इस्तेमाल करने वाली संस्थाएं हैं उनको गैस की सप्लाई प्रतिबंधित कर दी है सरकार ने। तो रेस्तराओं को ये सप्लाई बंद कर दी गई है। बंबई की रेस्तराओं ने, कर्नाटक के रेस्तराओं ने, सबने की एसोसिएशन है, उन्होंने शिकायतें करनी शुरू कर दी हैं। बड़े बड़े रेस्तरां भी थोड़े बहुत गैस के सिलेंडर अपने पास रखते होंगे, उनके पास भी 3-4 दिन का या हफ्ते भर का ही कोटा होता है, जमा होता है गैस। तो वो सब खत्म होने वाली है। 5 स्टार होटलों तक के भी किचन बंद हो जाएंगे, और छोटे छोटे होटलों की तो बंदी हो जाएंगे। होटल इंडस्ट्री में आप सोचिए, ढाबे से लेकर और 5 स्टार होटल तक, सड़क के किनारे बने ढाबे से लेकर 5 स्टार के होटल तक एक ही चीज कुकिंग में इस्तेमाल होती है, वो है गैस। तो जब ये सब चीजें बंद हो जाएंगी या बंद होने के कगार पे होंगी, तो आप कल्पना कीजिए कितने लोग बेरोजगार होंगे। करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे इससे। हो सकता है बेरोजगारी उनकी 1 महीने या 1.5 महीने के बाद ठीक हो जाए या ठीक होने लगे, लेकिन उससे कोहराम मचेगा बहुत जबरदस्त। बिल्कुल ठीक बात और है। जब कोहराम मचेगा तो लोग तो मोदी जी से बहुत खुश होंगे, इतने गदगद होंगे लोग मोदी जी से। देखिए, मोदी जी ने हमें ये तजुर्बा करने का भी मौका दिया। पापा युद्ध से निकाल रहा है। हाँ, वो जो है, इस बीच में मजेदार बात यह है कि गोदी मीडिया के चैनलों पर पाकिस्तान की खबरें चलने लगी। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में गाड़ी चलाना कर दिया अपने अभी आप। गोदी मीडिया का ही नहीं है, ये सबका यही रवैया है। वो जो है अपने गैस सिलेंडर ऊपर हेडिंग बनती है दुनिया संकट में, ऊपर हेडिंग बनती है दुनिया संकट में, महंगाई आपके किचन तक पहुंची, दूसरी हेडिंग ये बनती है। लेकिन नीचे खबर में भारत का कहीं जिक्र नहीं होता। भारत को ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के कहा जाता है कि सरकार के ऊपर किसी किस्म का कोई आक्षेप न हो जाए। वो जो है एक सरकार की आलोचना करना जो है एक अपवित्र कार्य माना जा रहा है। वो जो है एक पत्रकार है अखिलेश शर्मा, पत्रकार कहना भी शर्म आनी चाहिए, सरकार के बहुत बड़े चापलूस हैं, पेरेंटी टीवी में थे। इन्होंने लिखा कि ईरान इजरायल संघर्ष से पाकिस्तान में भयंकर ऊर्जा संकट की ओर, 80% सरकारी गाड़ियां 2 महीने के लिए बंद, तेल में कटौती, आधे सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे, स्कूल में 2 सप्ताह की छुट्टी, सरकारी खर्च में 20% की कटौती। इतना बड़ा ये चाटू टाइप का पत्रकार है ये, कुछ पूछिए मत। लेकिन संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने इसको कोट करते हुए लिखा,
कि महामानव की देश से अपील, भाइयों बहनों सूर्य के प्रकाश में खिचड़ी पका कर खाओ, लेकिन ईरान में स्कूली बच्चियों को मारने वाले इजराइल अमेरिका का साथ दो। अखिलेश सर, पाकिस्तान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। मैं पटाखा फोड़ना चाहता हूं, लेकिन मोरबी गुजरात में 600 से अधिक टाइल्स की फैक्ट्री बंद हो गई। 4 लाख लोगों के सामने संकट आ गया। बंगलौर मुंबई में होटल बंद हो रहे हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग की लंबी तारीख मिल रही है। इन बातों की जानकारी कौन देगा? अब ये जो अखिलेश है, इसके मुंह पे इससे बड़ा तमाचा जूता कोई पड़ नहीं सकता था कि पत्रकार के नाम पर कितना कलंक है। ये आदमी संजय सिंह ने धोखे रख दिया। ये गोदी मीडिया इतना बेशरम है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि भारत की समस्या नहीं दिख रही इसको, पाकिस्तान में ये हो गया। ये कैसे, कहां से पत्रकारों की कौम पैदा हो गई है जो सिवाय मोदी जी की चालीसा के कुछ करती नहीं है? देखिए, एक तो इनके मालिकों की भूमिका है इसके अंदर। ये मालिक सरकार को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहते, पहली बात। दूसरी बात, लंबे अरसे से 11-12 साल से यही सब करते करते जो पत्रकार हैं उनको भी आदत पड़ गई है। वो भी सोचते हैं कि हम सरकार का विरोध करके क्यों बेकार में मालिकों को नाखुश करें, मालिकों को दिक्कत में डालें और सरकार भी हमसे नाखुश हो जाए। एक जगह नौकरी निकाल दी गई, दूसरी जगह नौकरी हमें कभी मिलेगी नहीं, ये भी है बात। फिर चाटुकारिता करते करते आदत भी खराब हो जाती है, तो वो वही करने का मन करता है। बाकी आप अच्छा काम करना भूल भी जाते हैं, आप सोचना उसी तरीके से लगते हैं। जो है आपको यही लगने लगता है कि सरकार जो कह रही है उसका आंख बंद करके समर्थन करते जाओ, और सरकार जो दलील दे रही है उस दलील को पुष्ट करने वाले तर्क ढूंढते रहो, उन्हीं तर्कों को बना चुना के पेश करते रहो। इस तरीके से सारी जिंदगी पत्रकारों की गुजरते जा रही है। ये इनको नहीं पता है कि आज ये जो कुछ कर रहे हैं ये सब इतिहास बन रहा है, ये सब इतिहास की किताब में दर्ज हो रहा है। पत्रकारिता का भी इतिहास होता है, मीडिया का भी इतिहास होता है, राजनीति का भी इतिहास होता है, संस्कृति का भी इतिहास होता है, सब चीजों का एक इतिहास होता है, और इस इतिहास में ये दर्ज हो रहा है। और ये आगे जाकर इन सबको, और ये इतिहास जो है इन सबसे जवाब तलब भी करेगा, ये बचेंगे नहीं कोई। अच्छा, इन्हें खुद इन्हें, इनकी आत्मा मरती नहीं होगी कि लोग इन्हें सड़कों पे गाली देते हैं, सड़क पे बिना सुरक्षा के चलते नहीं है, सुधीर चौधरी जैसे तिहाड़ी भाई। इनको लगता नहीं होता था कि जनमानस के अंदर इनकी छवि कितनी खराब है, लोग इनको कितना गंदा गंदा समझ रहे हैं कि ये जनता के हितों की बात करना भूल गए हैं। भाई देखिए, ये सारे के सारे पत्रकार अच्छे पैसे कमा रहे हैं, पहली बात तो ये। जितने भी गोदी मीडिया के बड़े पत्रकार हैं, ये सब ठीक ढंग के अच्छे मोटे पैसे कमा रहे हैं, पहली बात तो ये है। तो उनको वो ये जो कमाई हो रही है, इस कमाई को कोई भंग नहीं करना चाहता। दूसरे ऐसे लोग होते हैं तमाम, वो अपने ही किस्म के लोगों से घिरे रहते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, जो उनकी आलोचना करते हैं, जो उनको घरे आते हैं या इनके ऊपर छींटाकशी करते हैं या उनको झंझोड़ते हैं, उनके पास जाएंगे ही क्यों, उनकी बात सुनेंगे ही क्यों? अपनी ही दुनिया में रहते हैं ये लोग। तो ये जो अब आलोचना करने वालों की आवाज, ये कोशिश करते हैं उनकी आवाज भी हमारे कानों तक ना पहुंचे। ठीक बात है। इसी से और मुद्रा तो कमा ही रहे हैं। हाँ, इसी से इनकी जिंदगी चलती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। ये लोग मुद्रा राक्षस हैं। मुद्रा राक्षस है। शुक्रिया भाई जी, थैंक यू। ये तो अभय दुबे जी, इन्होंने विस्तार से बताया कि युद्ध के परिणाम क्या हैं, अंजाम क्या है, भारत की भूमिका क्या है। आप खुद जानते होंगे कि सरकार के इस झूठ का कितना बड़ा फर्क आपके जीवन में पड़ रहा है। कैसी लगी बातचीत, बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।